हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करें पेपर 2 कॉमर्स के यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक। दिस इज द सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमने किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आज हम एक टॉपिक और कर रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो है इसमें से हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को दोहरा लेते हैं, जो है नेट जर्क जून 2022 विद AIR। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ना सिर्फ सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, बल्कि आई वुड लेट यू नो द ट्रिक टू रिमेंबर। हमें उसको याद कैसे रखना है इतने सारे, तो उसका हम याद करने की ट्रिक भी देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन कैसे वहाँ पे बनते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको बोला जाता है IND AS, is the accounting standard adopted by the companies in India and issued under the supervision of Accounting Standard Board, which was constituted as a body in the year 1977। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं ये हमें पता चल गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि हमें कुछ रूल्स बना के दिए गए हैं जिनको हमें अपने अकाउंटिंग में कंपनीज को फॉलो करना है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में से इम्पॉर्टेंट लाइन आपको क्या है कि ये कौन इशू करता है? ये इशू करता है ASB। तो इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, ये कई बार चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाए। तो हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये क्या है? एक बॉडी है जो कब बनाई गई थी? 1977 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज ए कमेटी अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये ICAI के अंडर की एक कमेटी बनाई गई है जो कंसिस्ट करती है रेलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव, अकेडमिशियंस, अदर प्रोफेशनल बॉडी जैसे कि ICAI है जो आपकी इंस्टीट्यूट चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII, FICCI, इन सब से कुछ ना कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं और वो सारे लोग मिलके बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? ASB नहीं, कौन इशू करता है, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको रेक्टिफाई कर रही हूँ। कौन इशू करता है? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है? बॉडी है, किसके अंडर है? ICAI के अंडर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये इशू कर दिए। अकाउंटिंग स्टैंडिंग बोर्ड एक बॉडी है ISAI के अंडर, और जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सब फील्ड्स के होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, अकेडमिशियंस, आपके अदर प्रोफेशनल बॉडीज, ICAI, एसोचैम, CII, FICCI, इन सब से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो मिलके बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो ICAI इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर फॉर्म की गई थी। ठीक है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। ASB एंड ICAI दोनों रिश्तेदार हैं यहाँ पे, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप बार आता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS का मतलब हमें पता होना चाहिए, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या है? इन IAS इसमें से डिराइव किए गए हैं, यानी कि जो फॉरेन में स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग अडॉप्ट किए गए उनमें इंडियन कंटेक्स्ट में कुछ फेर बदल करके इनको नाम दिया गया IND IAS। ठीक है, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA रिकमेंड दिस स्टैंडर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। NFRA क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बोलती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टू स्पेल आउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज इन इंडिया। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये स्टैंडर्ड्स को इशू करती है। ठीक है, लागू करती है, स्पेल आउट करती है। तो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया है।
दे शैल बी अप्लाई टू कंपनीज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2015-16 वॉलेंट्रली। 15-16 तक ये था कि कंपनीज की इच्छा पे है आपको ये अप्लाई करना है कि नहीं, लेकिन 2016-17 से आपको मैंडेटरी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपने अकाउंटिंग में इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए अभी समझते हैं कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। पहला है इंड AS 101, तो ये क्या बताता है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड AS। फिर आपका आता है इंड AS 102, ये बताता है शेयर बेस्ड पेमेंट को। 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन को। 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को। 105 बताता है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सॉरी। 106 बताता है आपका एक्सप्लोरेशन फॉर और इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। 107 बताता है आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर को। 108 क्या बताता है, ये बताता है आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट को। 109 बताता है आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। 110 बताता है आपका कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। 111 बताता है आपके जॉइंट एग्रीमेंट्स को। 112 बताता है आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। 113 बताता है आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट को। 114 बताता है आपका रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स को। 115 बताता है रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। और 116 बताता है लीजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस लेक्चर, अभी हम याद करेंगे इनको। कैसे याद करना है इनको, हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101। ये क्या बताता है, ये बताता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन को। ये क्या बताता है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन को। देखिए हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम इसको, अभी हम इसके कुछ ट्रिक बना रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, हम 101 रुपये से करते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत की 101 रुपये का, हमने 101 रुपये का प्रसाद लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने भी इस टाइप के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। 101 रुपये का हमने यहाँ पे प्रसाद लगाया और अपनी बढ़िया सी नेट की प्रिपरेशन की यहाँ पे हमने शुरुआत कर ली। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कुछ पंडित जी को बुलाया था, ठीक है। पंडित जी को बुलाया था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पंडित जी और पंडिताइन जी को हमें देने हैं 101 रुपये, ठीक है। उनको हमने भोग लगाया था तो उनको 101 रुपये देने के लिए हमारे पास, अभी आपको पता है कि 1 रुपये का खुला सिक्का मिलना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, हमने 100 रुपये तो पंडित जी को दे दिए, 100 रुपये पंडित जी को दे दिए। लेकिन हमारे तो हिंदू में धर्म में बात है कि 101 रुपये की, और 100 रुपये प्लस 2 रुपये हमने दे दिए पंडिताइन जी को। यहाँ पे पंडिताइन जी को हमने क्या बोला, भाई पंडिताइन जी आप शेयर कर लीजिएगा पंडित जी के साथ, 1 रुपया आप पंडित जी को दे दीजिएगा। तो 102 क्या बताता है आपकी शेयर बेस्ड पेमेंट को। 102 बता रहा है कि हमारे पास 1 रुपया खुला नहीं था जो हम दोनों को 101 रुपये दे सके, तो हमने पंडित जी को तो 100 रुपये दे दिए और पंडिताइन जी को दे दिया हमने 100 रुपये और प्लस 2 रुपये का कोई ना बोल देते हैं कि आप शेयर कर लेना, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका इन AS 103। ये क्या बोल रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन को। देखिए 3 तरह के बिजनेस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशंस को। पहला आपको याद हो गया है, किसी भी शुरुआत करने के लिए फर्स्ट टाइम हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं 101 रुपये का हम भोग लगा के, प्रसाद लगा के हम शुरुआत करें। फिर हमने पंडित जी को बुलाया था, 101 रुपये में दोनों को देने थे, खुले पैसे नहीं थे, तो हमने क्या किया, पंडित जी को 100 रुपये दे दिए और पंडिताइन जी को हमने 100 रुपये प्लस 2 रुपये का कोइन यहाँ पे दे दिया और बोल दिया जी शेयर कर लेना आप दोनों, ठीक है। फिर आपका आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। 3 टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है, क्या क्या आपके, एसोसिएशन हो सकती है, ठीक है, आपका जॉइंट वेंचर यहाँ पे हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है। फिर आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये 3 तरह के जॉइंट वेंचर हो सकते हैं। तो ये आपके 3 पॉसिबल बिजनेस कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है, इन तीनों में 100 करोड़ का बिजनेस होता है, इन तीनों में 100 करोड़ का बिजनेस होता है, इन तीनों में 100 करोड़ का बिजनेस होता है, 100 करोड़ का बिजनेस, ठीक है। इन तीनों में 100 करोड़ का बिजनेस होता है। आपने क्या किया, बिजनेस कॉम्बिनेशन सेट कर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 100 प्लस 100 प्लस 100, ये हो गया आपका 300 करोड़ का बिजनेस, ठीक है। आपने यहाँ पे 100 करोड़ से स्टार्ट किया और आपका बिजनेस हो गया 300 करोड़ का। तो किसकी वजह से हुआ, ये 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस की वजह से हुआ। तो 103 क्या डिनोट कर रहा है, आपका
बिजनेस कॉम्बिनेशन का। ये आपको कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ। तो आप ये नहीं सोचोगे कि 100 करोड़ का बिजनेस 300 में आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया, हमारी मर्जी, हम कैसे भी कन्वर्ट कर लें, हमें मतलब है सिर्फ इनको याद रखने से। यहाँ पे क्लियर। फिर आपका आता है इन AS 104, इन AS 104 क्या बताता है, ये आपको बता रहा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि कोरोना वायरस की हेल्पलाइन 104, कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर था 104, हेल्पलाइन नंबर 104, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस। लॉस यहाँ पे क्या है, लॉस तो यहाँ पे डायरेक्ट आपकी लाइफ का, जीवन का लॉस की बात हो रही है। अगर कोरोना हो गया तो सबको डर लगता है भाई अभी क्या होगा क्या होगा पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, हेल्पलाइन नंबर 104 डायल करते हैं। तो 104 क्या है, आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। क्लियर। तो ये है आपका 101 नए काम की शुरुआत, 101 रुपये प्रसाद लगा के। 102 हमने पंडित जी को बोलिए शेयर कर लो। 103 क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन आए, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 100 से बन गए 300 करोड़ हमारे यहाँ पे उन कॉम्बिनेशन। 104 है आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, कि कोरोना वायरस हो गया किसी को तो हेल्पलाइन नंबर क्या डायल करेगा, वो डायल करता है भाई 104 नंबर डायल करता है। 104 पे क्या है कि उसको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प मिल जाएगी और मैं नुकसान से बच जाऊंगा। तो नुकसान से मैं कौन बचाता है, नुकसान से मैं बचाता है इंश्योरेंस। तो आई होप ये 4 तो आपको याद हो गए होंगे। देखिए इस लेक्चर में मैं आपको ये सारे याद करवा के भी यहाँ से जाने का प्रॉमिस है मेरा कि मैं आपको जाते टाइम तक आपको ये सारे याद करवा दूंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझते जाइएगा और अपनी नोटबुक में इसको नोट करते जाइए। फिर आपका आता है 105, ठीक है, इन AS 105। ये क्या बोल रहा है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो इसको हम याद करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन यानी कि जो ऑपरेशंस आपने बंद कर दिए। तो क्या बंद हो गया अभी हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत फेमस था नोकिया 105, 105 का एक हैंडसेट आता था, इसका प्रोडक्शन अभी हो गया डिसकंटिन्यूड। तो प्रोडक्शन इज डिसकंटिन्यूड, तो इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हम याद रखें। तो ये क्या है, इन AS 105 है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का। इसी तरह से आपका इन AS 106 क्या बोलता है, 6 बोलता है कि आपका एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की दवाई बनाने के लिए ना, हमें कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए वी नीड 106 मिनरल्स की हमें ज़रूरत है। 106 मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोरोना वायरस, रिक्वायर्ड फॉर कोरोना वैक्सीन, की कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए हमें 106 मिनरल की ज़रूरत है, ठीक है। 106 को आप ऐसे याद रखेंगे। 107 को आप कैसे याद रखेंगे, तो 7 को याद रखने के लिए क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। पहले तो मैं नोट कर देती हूँ ये क्या डिनोट कर रहा है और इसको याद रखने का मैं दूसरे लाइन में यहाँ पे इसको करती हूँ। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 सिस्टर है, 2 सिस्टर है, ठीक है। एक बड़ी बहन है 109 साल की, छोटी बहन है 107 साल की। तो यंगेस्ट सिस्टर को क्या काम दिया गया है, यंगेस्ट सिस्टर को काम दिया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर का। और बड़ी बहन क्या काम करेगी, बड़ी बहन काम करके देगी उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बनाने का। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये बनाएगी और ये इसको डिस्क्लोज करेगी। तो बड़ी बहन का काम क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाना। छोटी बहन का काम क्या है, यहाँ पे इसको डिस्क्लोज करना। तो जो 107 साल वाली बहन है वो इसको यहाँ पे डिस्क्लोज करती है, ठीक है। फिर आपका आता है 108। 108 क्या बोलता है, देखिए 108। तो अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इस स्क्रीन पे, तो इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन है आपका 1020 इंटू 180 पिक्सल्स। तो यहाँ पे 100 आपका नोट कर रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को। 100 किसको नोट कर रहा है, आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को यहाँ पे नोट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को नोट कर रहा है। तो आप ऑपरेट, हम आजकल हम सब अभी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं इस चैनल पे।
तो हम ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू 1080 पिक्सल्स के थ्रू। ये जो रेजोल्यूशन आपको दिख रहा है ना, ये हम ऑपरेट कर रहे हैं 1080 पिक्सल्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं। फिर आपका आता है 109 में आपने समझ लिया ये क्या करती है, बड़ी बहन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो 109 है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 109 क्या है आपका, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। फिर आपका आता है 110। 110 क्या है, 110 बताता है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड, इसको आप साथ साथ नोट करते जाइए क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे इरेज भी करना पड़ रहा है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आप यहाँ पे दो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी आपकी, उनकी मिलके बैलेंस शीट यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक और एक क्या हो गए हैं, एक और एक मिलके हो गए हैं 11। ठीक है, एक और एक मिलके हो गए हैं 11, यानी एक आपकी होल्डिंग कंपनी है और एक आपकी सब्सिडरी कंपनी है। तो इनकी आप बना रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। तो इसमें आप हो गए हैं एक और एक मिलके हो गए आप यहाँ पे 11। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया। चलिए एक बार मैं जल्दी से इसको फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। 105 क्या नोट कर रहा है, 105 नोट कर रहा है आपके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशन आपने बंद कर दिया, जो एसेट्स आपने नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स आपने बेचने के लिए निकाल दी हैं। तो इसको हम याद रखेंगे 105 नोट क्या, 105 का प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। 106 के आपके मिनरल से, तो 106 मिनरल्स हमें चाहिए कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए। ठीक है, 107 क्या बताता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर को। दो बहनें हैं, एक 107 साल की, 109 साल की। तो बड़ी बहन क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाएगी और छोटी बहन क्या है, उसको डिस्क्लोज करेगी। ठीक है, 108 क्या बताता है आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट को। तो अभी जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, हाउ वी आर ऑपरेटिंग ऑन दिस चैनल, वी आर ऑपरेटिंग थ्रू 180 पिक्सल, ऑपरेटिंग थ्रू 180 पिक्सल्स। 109 आपका क्या बताता है, वो जो छोटी बहन और बड़ी बहन का एग्जांपल हमने किया था कि वो फाइनेंशियल बना रही है और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्लोज कर रही है। तो बड़ी बहन क्या कर रही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना रही है। 110 क्या कर रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे एक और एक मिलके 11 और एक आपकी होल्डिंग कंपनी, एक आपकी सब्सिडरी कंपनी, दोनों मिलके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को बना रही है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पे बना रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ। इसको आप प्लीज़ साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करते जाइएगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको फिर ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको प्लीज इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे AS 111। 111 क्या बोल रहा है, 111 बोलता है आपके जॉइंट अरेंजमेंट्स के बारे में। ठीक है, मैं पहले इसको फटाफट से यहाँ पे इरेज कर दूँ। 111 बोल रहा है यहाँ पे जॉइंट अरेंजमेंट्स के बारे में। जॉइंट अरेंजमेंट में कैसे हम इसको याद रखेंगे, इंड AS 111। 111 किसके बारे में बोल रहा है, 111 बोल रहा है यहाँ पे जॉइंट अरेंजमेंट्स के बारे में। ठीक है, जॉइंट अरेंजमेंट यानी कि 1 2 3 हमने अभी पढ़ा था जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में, 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों ने मिलकर जॉइंटली अरेंज कर लिया और यहाँ पे ABC, इन तीनों ने मिलके यहाँ पे जॉइंटली अरेंज कर लिया है। तो ये क्या बन गया है, 111 बन गया आपका जॉइंट अरेंजमेंट। फिर आपका आता है 112। 112 क्या है आपका, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। अदर एंटिटीज इंटरेस्ट हमें क्या करना है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। ये इसका इसके लिए यूज होता है इन AS 112। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट को बोला जाता है ब्याज। ठीक है, हिंदी में। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका हित, आपका इंटरेस्ट मतलब आप अपना स्टेक यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो ऑल इन वन इमरजेंसी नंबर क्या है आपका, ऑल इन वन इमरजेंसी। जब हमें कोई इमरजेंसी होती है तो हम क्या नंबर डायल करते हैं, हम डायल करते हैं 112 नंबर। तो सबसे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है, सबसे बड़ी इमरजेंसी होती है कि जब कोई आपके पैसे मांगने वाले आपके दरवाजे पे खड़े और आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे, आप पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। तो ये इस तरह का है कि आप डिस्क्लोज हो जाए, अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ भी रैंडम कुछ भी बना के, हमें बस याद रखने से मतलब है कि हम किसी भी तरीके से याद रखेंगे
कि हमारे पास इमरजेंसी आ गई है, हमने दरवाज़ा नहीं खोला है क्योंकि हमें ब्याज मांगने वाले आ गए हैं, इंटरेस्ट मांगने वाले। तो इसको 112 को याद रखेंगे हम, इमरजेंसी से डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी। फिर आपका आता है इन एस 113, ये क्या है आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये क्या है आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट को हमें कैसे याद रखना है, देखिए आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है यहाँ पे, कि कौन सा स्टैंडर्ड किसको डिनोट कर रहा है। उसके डिटेल में हमें नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी जाना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड के अपोजिट क्या आएगा, ये किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 113 है इसको हम कैसे याद रखेंगे कि फेयर एंड लवली है। फेयर एंड लवली जो है कंपनी, दे डिड 100 करोड़ बिजनेस, दे डिड 100 करोड़ बिजनेस जब माधुरी दीक्षित ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ ऐसे वाला ये जब ये गाना लेके आई थी ना माधुरी दीक्षित, तो जब माधुरी दीक्षित ने इस पे 13 करूँ इंतजार पे गाना गाया, डांस किया था ना, जब माधुरी दीक्षित डांस किया था, तो फेयर एंड लवली ने इतना 100 करोड़ का बिजनेस किया था जब माधुरी दीक्षित ने 1 2 3 आगे तो आपको पता ही है कि 13 पे डांस किया था। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। तो आई गेस आप इसको भी कभी भूलेंगे नहीं, माधुरी दीक्षित के डांस को और फेयर एंड लवली के प्रॉफिट को, ठीक है। तो आप ऐसे नोट करके रखिएगा। फिर आपका आता है 114। 114 आपका क्या बताता है, 114 बताता है आपका रेगुलेटरी डेफरल और अकाउंट। डेफरल का मतलब क्या होता है, डेफरल का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना। 14 से हम याद रखेंगे, 14 से क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 14, कमोन आप सबको याद भी होगी, हिचकिचाइए मत, बताइए 14 फैब यहाँ पे। तो आप 14 फैब को, यू नेवर डेफर द मीटिंग ऑफ 14 फैब। 14 फैब की मीटिंग करने के लिए तो आपको फिर कहीं से भी कैसे भी मैनेज करना पड़े, यू नेवर डेफर इट। तो 14 की मीटिंग को आप कभी डेफर नहीं करोगे। बस एक बार आपको मीटिंग का ऑफर आने की देर है, फिर तो बस आपको कभी डेफर करने की सोचेंगे भी नहीं। 14 की मीटिंग को आप कभी डेफर नहीं करेंगे, ठीक है, आप कभी डेफर नहीं करेंगे। तो आप ये ऐसे याद रखेंगे, डेफर नहीं करेंगे। तो इसका कीवर्ड आप याद रखेंगे डेफरल, ठीक है। इसका फेयर वैल्यू का कीवर्ड डिस इंटरेस्ट का जॉइंट अरेंजमेंट का 111, ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका आता है 115। 115 क्या था आपका, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। देखिए 115 आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आप उनसे रिवेन्यू लेना चाह रहे हैं, तो 115 का आप वहाँ पे इसको सिंपली बस ऐसे ही याद रखेंगे। फिर आपका आता है 16 लीज का। 16 का एक और न्यूमेरिक है हमारे पास, एक और ट्रिक है 16 को याद रखने की। तो चलिए वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। 16 को याद रख के आपको 2 इंडियन स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है, 2 इंडियन स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे आपको 16 याद होते ही। कौन कौन से हैं वो एक बार देखते हैं। आपका इन एस 16 याद करेंगे ना जब आप 16, तो ये क्या है आपका, लीज से रिलेटेड है, लीज से रिलेटेड है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, 116 साल के एक दादाजी है, उनका एक 17 साल का ग्रैंडसन है। तो 116 साल के दादाजी है, तो 16 साल के दादाजी हैं, उनका 17 साल का, दादाजी का 17 साल का ग्रैंडसन है, 17 साल का ग्रैंडसन है। तो दादाजी ने क्या कर रखा है, अपनी एक बड़ी सी बिल्डिंग को लीज पे दे रखा है गवर्नमेंट ऑफिस बनाने, वो अपने पोते के नाम का के ग्रैंडसन है। तो ये जो 116 साल के दादाजी हैं, इनका 17 साल का ग्रैंडसन है। ये 17 का आंकड़ा भी मैं आपको समझाऊंगी अभी आगे आने वाले स्लाइड में। तो ये है आपके जो इन IS 1 to 16 को आपको याद रखने का कुछ हमने तरीका निकाला है। 101 से 116 को हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो एक बार क्विकली समझ लेते हैं, हाँ हमने कैसे इनको याद किया। देखिए हमने फर्स्ट टाइम अडॉप्शन को कैसे याद किया, हमने फर्स्ट टाइम अडॉप्शन को याद किया कि हम किसी भी अच्छी शुरुआत करते हैं तो हमने 101 रुपये का यहाँ पे 101 रुपये का यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, ठीक है। हमने क्या किया, 101 रुपये का प्रसाद यहाँ पे लगाया, ठीक है। फिर हमने 102 को कैसे याद रखा, पंडित और पंडिताइन जी को शेयर करने के लिए, पंडित एंड पंडिताइन जी का शेयर यहाँ पे हमने निकाला कि हमने पंडित जी को 100 रुपये दिए और पंडिताइन जी को 102 रुपये दिए।
टाइम जी का शेयर, ठीक है, जी का शेयर, तो इसको शेयर बेस्ड पेमेंट। बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कि 3 तरह के कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन से हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे और 300 करोड़ कमाए, ठीक है, 300 करोड़ कमाए यहाँ पे हम। फिर आपका आएगा 104 का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कोरोना हेल्पलाइन 104 डायल किया, कोरोना हेल्पलाइन 104, हेल्पलाइन 104, ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपको ये याद आ जाएंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बिल्कुल तकलीफ ही नहीं होगी इतने सारे याद करने की, तो आपको टेंशन आ जाएगी। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो हमने इसमें क्या लिया, हमने लिया इसमें नोकिया 105, अभी 106 में हमने मिनरल, कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे मिनरल हमारे पास होने चाहिए, 106 कोरोना वैक्सीन। फिर हमने 107 में क्या किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, 2 बहनें हैं, एक बहन क्या करती है 109 साल वाली, 107 साल वाली बहन और 109 साल वाली, बड़ी बहन क्या बनाती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बनाती है, छोटी बहन क्या करती है, उसको डिस्क्लोज करती है, उसको डिस्क्लोजर का काम छोटी बहन का है। 108 का ऑपरेटिंग सेगमेंट, अभी जो आपको ये सामने स्क्रीन दिख रही है ये क्या है, ये 108 पिक्सल पे दिख रही है, तो हम ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, वी आर ऑपरेटिंग थ्रू द 1080 सिग्नल पिक्सल्स यहाँ पे। फिर बड़ी बहन ने यहाँ पे ये है एल्डर सिस्टर, ठीक है, एल्डर सिस्टर ने यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिए, ये इसकी छोटी बहन। फिर आपका आएगा 110 कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक और एक क्या है 11 है, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी स्टेटमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी सब्सिडरी कंपनी की, और आपकी हो रही है बात यहाँ पे होल्डिंग कंपनी की, तो सब्सिडरी प्लस होल्डिंग कंपनी मिलके एक जॉइंट कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल जॉइंट अरेंजमेंट, 1 2 3 कंपनियों ने मिलकर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया जो बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये A प्लस B प्लस C हो गया, तो ये 111 हो गई। 112 में क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का हमने दूसरा मीनिंग ले लिया है ब्याज यहाँ पे, ठीक है, ऑल्दो इसका ये मीनिंग ये इस लाइन में नहीं बैठता है, लेकिन हमने अपने याद करने के लिए ब्याज ले लिया, ब्याज लेने वाले हमारे दरवाजे पे खड़े, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग तो भाग जाते हैं। तो 12 नंबर क्या है, 112 नंबर है एमरजेंसी, ऐसी एमरजेंसी आ गई है कि हमसे ब्याज लेने वाले बाहर खड़े हैं। फिर 113 क्या है, ये तो आपको याद ही रहेगा, माधुरी दीक्षित ने कितने रुपए कमा के दिए फेयर एंड लवली गाने से, 100 करोड़, फेयर एंड लवली 100 करोड़, माधुरी दीक्षित 1 2 से 13 तक वाला गाना, ये सब आप याद रखें, है, तो ये है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, माधुरी दीक्षित। फिर 114 का, 114 की डेट 14 फैब, यू नेवर डेफर, फैब को तो क्या आप डेफर कर, ठीक है, 14 फैब आप डेफर नहीं करेंगे, 15 का आपको याद रख लेना है ऐसे ही, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। 16 का लीज का क्या है, 116 साल के दादाजी हैं, उनका 17 साल का बेटा है, साल के दादाजी का 17 साल का बेटा है, 17 साल का ग्रैंड सन है, सॉरी 17 साल का पोता है, उन्होंने अपने पोते के नाम लीज, जो प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है वो उन्होंने अपने पोते के नाम यहाँ पे कर रखा है। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए हैं, अभी आपके लिए थोड़े कुछ और याद करने बाकी हैं, चलिए वो और मैं आपको याद करवा देती हूँ। 1 to 41, देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पे हम लोग बहुत पेशेंसली इनको याद करने वाले हैं, तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी इनको उसी तरीके से पढ़ती हूँ जैसे मैंने कभी पहले पढ़ा था इनको। तो पहला है इन AS1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरा है आपका इन्वेंट्री, पहला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन AS2 है इन्वेंट्री, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी तीसरा चौथा पांचवा छठा यहाँ पे नहीं है, आपके लिए लकी हो आप यहाँ पे डायरेक्ट 7, 8 आपका अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर, फिर 10 है आपका इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, 11 आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 12 आपका इनकम टैक्स, 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 19 है एम्प्लॉय बेनिफिट, 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट असिस्टेंस, 21 आपका द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, 22 है 23 आपका बोरिंग कॉस्ट, 24 आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 27 आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट इन, 28 आपका इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, 29 आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, 32 है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, 33 अर्निंग पर शेयर, 34 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 36 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट और 37 है प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स, 38 है इंटेंजिबल एसेट्स, 40 है आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और 41 है एग्रीकल्चर।
देखिए ये टोटल है आपके इंड एएस, ये भी आपको याद करने होने चाहिए और ये भी आपको याद करने हैं। तो कोई बात नहीं, हम बहुत पेशेंसली इनको अभी यहाँ पे समझेंगे कि हम इनको याद कैसे रखें। देखिए पहला, तो पहले को शुरू करने से पहले मैं एक ये करती हूँ, 127 पिक ली हमने और उनमें 8 एरर्स आ गई। तो 27 पिक ली हमने और उनमें 8 एरर्स आ गई। तो आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है। आपको यहाँ पे 127 पिक्चर्स ली और 8 एरर्स आ गई। 8 मतलब कोई पिक्चर आपकी ब्लर हो गई और कुछ भी हो गया XYZ, आपको 127 में से 8 पिक्चर में एरर है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? 127 फर्स्ट पिक, देखिए अभी मैं इनके सबके आपको ट्रिक बता रही हूँ, तो ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे 127 पिक यहाँ पे आपने लिए हैं, उनमें 8 में आ गई खराबी, एरर आ गई है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 127 पिक 8 एरर। इतना सिंपल से तो याद रख सकते हैं। इससे आपके 4 यहाँ पे काउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। सो P फॉर प्रेजेंटेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, I फॉर इन्वेंट्री, I फॉर इन्वेंट्री और C फॉर कैश फ्लो, C फॉर कैश फ्लो, ठीक है। ये आपको याद रखना, पिक की फुल फॉर्म, P फॉर प्रेजेंटेशन, I फॉर इन्वेंट्री, C फॉर कैश फ्लो। तो चलिए अभी इसको आपको रिलेट करके बताती हूँ मैं। तो जो आपका इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो क्या बोलता है? वो बोलता है आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आपका आ गया फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद हो गया आपका। फिर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? 2 बोलता है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए बोलता है आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है आपका? 3 तो सॉरी है ही नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है पिक, C फॉर कैश फ्लो। तो 7 बोलता है आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। अकाउंटिंग पॉलिसीज, change in accounting estimate, change in accounting estimates and error, accounting estimates and errors, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरर को कीवर्ड मार्क कर लिया यहाँ पे। तो देखिए आपने एक सिंगल लाइन याद की, 127 पिक 8 एरर, क्लियर। उससे आपके 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो P से बन गया 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन बन गया I से, I फॉर इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, C फॉर कैश फ्लो। यहाँ पे 8 एरर, 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, ठीक है। ये बन गए आपके 4 स्टैंडर्ड, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड का हमने शॉर्टकट याद कर लिया। अभी हमने क्या पढ़ा था? ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये किस पे बेस्ड है? दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन IFRS, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के ऊपर बेस्ड है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल की जब हम बात करेंगे तो क्या हम अमेरिका की बात कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं अमेरिका की बात। तो चलिए अभी आगे वाले सारे स्टैंडर्ड्स को मैं आपको अमेरिका से कनेक्ट करके समझाती हूँ, ठीक है। सो लेट मी क्लीन दिस शीट। यहाँ पे मैं ये स्लाइड को यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ और फिर हम लोग अभी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन स्टैंडर्ड को याद करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न इट? बिल्कुल होना चाहिए आपको। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी एक्साइटमेंट तो बनती है ना। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कितने कर लिए? 1 2 7 8। कैसे याद किया? 1 2 7 को हमने याद किया 127 पिक 8 एरर, ठीक है। यहाँ से 4 हो गए हैं हमारे। अभी 8 के बाद सीधा हमारे पास दिया ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये इसका नाम है, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए आपका जो ये 127 पिक 8 एरर है ना, इनमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डेफिनेटली हर बार देखने को मिला ही है और आगे भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये तो आपको फिक्स याद रखना ही है, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम?
अमेरिका में हर कंपनी में रिपोर्टिंग टाइम 10 AM है। तो अमेरिका में हर कंपनी में रिपोर्टिंग टाइम 10 AM है, ठीक है, 10 AM है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है। सो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम से याद करेंगे, रिपोर्टिंग टाइम अमेरिका में हर कंपनी में 10 AM है, रिपोर्टिंग इज 10, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ड जहाँ पे आ गया उसको आपको कनेक्ट कर देना है रिपोर्टिंग टाइम से। इन AS 11 क्या बोलता है? 11 बोलता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 11 क्या बोलता है आपके? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें हम कैसे करेंगे कि अमेरिका में आप 11 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना सकते हैं। अमेरिका में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो अमेरिका में आप 11 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। 11 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 11 फ्लोर्स की बिल्डिंग की परमिशन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। ऐसा मानते हैं, ऐसा होना नहीं होना ये ज़रूरी नहीं है। हम लोग यहाँ पे मानते हैं अमेरिका में आप 11 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हो गया। नेक्स्ट है आपका इन AS 12 इनकम टैक्स। इन AS 12 क्या बोलता है आपका? इनकम टैक्स। ये क्या बोल रहा है कि अमेरिका में इनकम टैक्स के रेट्स देखकर आपके चेहरे पर भारा बच जाएंगे। अमेरिका में इनकम टैक्स के रेट देखकर, अमेरिका में इनकम टैक्स के रेट देखकर, इनकम टैक्स के रेट और इनकम टैक्स के हम बोल सकते हैं परसेंटेज देखकर आपके चेहरे पर 12 बज जाएंगे, देखकर आपके चेहरे पर 12 बज जाएंगे, के चेहरे पर 12 बज जाएंगे। सो क्योंकि वहाँ पे इतना महंगा है ना सब कुछ, सो हमें तो देख के हम बहुत सरप्राइज हो जाएंगे अगर वहाँ का इनकम टैक्स हम देख लेंगे। तो इनकम टैक्स रेट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनको हमने इनकम टैक्स रेट अमेरिका से यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। फिर इन AS 16 क्या बोल रहा है? AS 16 बोल रहा है आपका कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में बोल रहा है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 16 सोमवार के व्रत रखने से आपकी शादी अमेरिका के एक मिलेनियर से हो जाएगी और आपके पास प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, पैसा सब आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे अमेरिकन मिलेनियर से शादी करने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखने हैं। मिलेनियर से शादी के लिए 16 सोमवार के व्रत रखने हैं। शादी के लिए 16 सोमवार के व्रत रखने हैं। ये 16 सोमवार के व्रत रखने हैं, ठीक है, 16 सोमवार के व्रत रखने हैं, सो दैट कि हमें सब कुछ मिल सके। यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ये पाने के लिए हमें अमेरिकन मिलेनियर से शादी करनी पड़ेगी। और अमेरिकन मिलेनियर से शादी कौन करवा के देगा? हमारी 16 सोमवार के व्रत अगर हम करते हैं तो। सो इन AS 17 यहाँ पे क्या बोल रहा है? लीज के लिए, जो हमने पढ़ा था ना 116 साल के दादाजी का 17 साल का पोता है। सो 116 साल के दादाजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 116 साल के दादाजी भी लीज से रिलेटेड थे और दादाजी का 17 साल का पोता है, तो ये हमने यहाँ पे 17 साल का पोता मेंशन कर दिया उनका। क्लियर? फिर आपका आता है इन AS 18। इन AS 18 यहाँ पे क्या बोलता है? 18 मतलब है रिवेन्यू से, रिवेन्यू से। और आपको पता है भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? जो कि हिंदू शास्त्र का सबसे बड़ा धन है, हिंदू शास्त्र का सबसे बड़ा धन है, हिंदू शास्त्र का धन है ये गीता। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें अध्याय हैं 18 अध्याय, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको धन से याद रखेंगे, रिवेन्यू से, AS 18 को, कि हिंदू शास्त्र का सबसे बड़ा धन यहाँ पे ये है, गीता है। यहाँ पे गीता है, भगवत गीता है। सो इसको हमने यहाँ पे मेंशन किया कि रिवेन्यू से रिलेटेड है आपका इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? फिर आपका आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेटेड आपका एम्प्लॉई बेनिफिट से। तो 2 सेकंड में ये एक बार क्लीन कर लेती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या बोल रहा है? एम्प्लॉई बेनिफिट के लिए, इससे रिलेटेड है ये, एम्प्लॉई बेनिफिट से रिलेटेड। तो एम्प्लॉई बेनिफिट यहाँ पे कैसे आएगा कि एक एम्प्लॉई 9 घंटे काम करता है टू गेट द एम्प्लॉई बेनिफिट। तो यहाँ पे हम क्या इसको नोट करेंगे? 1 एम्प्लॉई
एक एम्प्लॉई 9 घंटे काम करता है, 9 घंटे काम करता है टू गेट द एम्प्लॉई बेनिफिट, टू गेट एम्प्लॉई बेनिफिट, वो एम्प्लॉई बेनिफिट लेने के लिए 9 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या बोलता है आपका कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ इसको, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि 2020 में अमेरिका ने 2000, देखिए हम बात कर रहे हैं अभी सारी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, 2020 में अमेरिका ने कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए और लड़ने के लिए सारी गवर्नमेंट ग्रांट खत्म कर दी। कोविड-19 से लड़ने के लिए सारी गवर्नमेंट ग्रांट खत्म कर दी। तो 2020 और गवर्नमेंट ग्रांट, यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट खत्म कर दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इन एस 21 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। 21 क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन फॉरेक्स रेट, ठीक है, फॉरेक्स रेट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि हम देखिए डॉलर कैसे, टू कैसे लिखा जाता है ऐसे, और डॉलर कैसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ हद तक अगर हम टू को उल्टा कर देते हैं ये इस तरीके से, यार 21 कैसे लिखा गया है, ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो 21 का एक अलग तरीके का फॉर्म है डॉलर। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते चलते हैं कि 2021 में डॉलर के रेट रिड्यूस हो गए, 2021 में डॉलर के रेट रिड्यूस हो गए। क्यों रिड्यूस हो गए, क्योंकि कोविड आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेक्स रेट। तो यहाँ पे क्या है, डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है, और 2021 क्योंकि कोविड आ गया है, तो यहाँ पे तो अमेरिका की ग्रांट्स कब खत्म हो गई, 2020 में, क्योंकि ज़्यादा प्रकोप तो 2020 में जब वो आया है, तो 19 में लास्ट में आया, 20 में लोगों को, पूरे देशों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अनप्लान्ड वे में सारी ग्रांट खत्म कर दी। 2021 में क्या हुआ, फिर उनके डॉलर के रेट वहाँ पे रिड्यूस हो गए, ठीक है। ऐसा मान रहे हैं, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन एस 23 क्या है, 23 है आपका बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड, यानी कि ये बात कर रहा है कि अमेरिका के लोगों का दिल इतना बड़ा है ना कि आप 2 रुपये मांगेंगे ना, 2 रुपये बोरो करेंगे, अब 2 रुपये बोरो करेंगे तो आपको 3 रुपये, 2 रुपये बोरो करेंगे तो आपको 3 रुपये दे देंगे, तो आपको 3 रुपये दे देंगे, कि वहाँ के अमेरिका के लोगों का दिल इतना बड़ा है। सो आप 2 रुपये बोरो करने जाएंगे, रिलेट करेंगे आप 2-3 को बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पढ़ेंगे इन एस 24 के बारे में, इन एस 24 के बारे में। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपके रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से, किससे रिलेटेड है ये, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो ये क्या बोलता है कि अमेरिका में हर दूसरा व्यक्ति, अमेरिका में हर दूसरा व्यक्ति, यानी कि एवरी सेकेंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति 4 बजे तक पार्टी करते हैं। वो लोग सोते थोड़ी ना है, बस पार्टी करते हैं, क्योंकि उनके वीकेंड्स होते हैं, उनमें उनको पार्टी करनी होती है। तो अमेरिका में हर दूसरा व्यक्ति 4 बजे तक पार्टी करता है। तो 24, हर दूसरा व्यक्ति 4 बजे तक पार्टी करता है, तो इसको करते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेटेड। फिर आपका आता है इन एस 27 क्या बोल रहा है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए इन एस 110 में हम बात कर रहे हैं कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और 2-7 में हम बात कर रहे हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो सेपरेट, लेकिन इसको 2 लोग साथ में बैठकर बना रहे हैं, 2 लोग यहाँ पे इसको 2 लोग साथ में बैठकर बना रहे हैं, साथ में मतलब साथ में बैठकर सेपरेट फाइनेंशियल पे साथ में बैठकर बना रहे हैं।
अपनी अपनी बना रहे हैं, लेकिन दोनों ने सोचा चलो थोड़ा सा साथ हो जाएगा, मिलजुल के बोल बतला के अपनी स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। क्लियर। फिर आपका आता है इंड AS 28। ये क्या बोलता है? ये बोलता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। सो ये क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। तो ये जॉइंट वेंचर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि टाटा और स्टारबक्स ने मिलकर जॉइंट वेंचर खोला। ये तो असली में ही खोला इन्होंने। टाटा एंड स्टारबक्स ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोला और उससे कितना मुनाफा उन्होंने कमाया, कैन यू इमेजिन? तो यहाँ पे हम लोग बात करें, दो लोगों ने 8 गुना मुनाफा कमाया ना, 8 गुना मुनाफा कमाया। ये जो टाटा और स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर था, इससे इन्होंने टाटा और स्टारबक्स के जॉइंट ने 8 गुना मुनाफा कमाया, यानी कि दो लोगों ने मिलकर 8 गुना। ठीक है, इसको इस टाइप से आप याद रखें कि दो लोगों ने मिलकर 8 गुना मुनाफा यहाँ पे कमाया। फिर आपका आता है इंड AS 29। इंड AS 29 ये क्या बोलता है? ये बोलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। हाइपर इन्फ्लेशनरी मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है। हाइपर इन्फ्लेशन कहाँ होगा? इन्फ्लेशन देखिए वहाँ होगा जहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा होती है। ये तो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। तो एक से ऐसा ही जोक है कि राहुल गांधी के ऊपर बोलते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आ गई तो राहुल गांधी हर स्टेट में पैसा छापने की मशीन बनाकर सभी स्टेट्स को पैसा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे राहुल गांधी जी, ये जस्ट फॉर ए जोक है, ये कोई खास बात नहीं है। हाँ, इसको प्लीज दिल पे मत लेना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी पैसा छापने की मशीन लगाकर सभी 29 स्टेट्स को पैसा देंगे। मशीन लगाकर ये जो आपके 29 स्टेट्स है ना पूरे भारत में, 29 स्टेट्स को पैसा देंगे। अभी 29 स्टेट्स को पैसा दे देंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, उससे हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। 29 स्टेट को पैसा देंगे जिससे कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो दिस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो 29 स्टेट, इन्फ्लेशन, ये आप ऐसे याद रखेंगे। फिर आपका आता है इंड AS 32। इंड AS 32 तो ये क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन से। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये 3 2 5 ऐसे नहीं बोलते कि ज़्यादा 3 2 5 मत करो। तो ये 3 2 5 की यहाँ पे बात कर रहा है कि 5 तरीके हैं पैसे सेव करने के। 5 ways टू सेव मनी, 5 ways टू सेव मनी और 5 ways टू इन्वेस्ट मनी। तो यहाँ पे आप 5 तरीकों की बात कर रहे हैं। भले आप FD करा रहे हो, कहीं पे म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो कैश, या कैश अपने एक पास में घर में तिजोरी में रखे, इक्विटी में इन्वेस्ट करो या बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, आप 5 तरीकों से यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर। तो दिस इज रिलेटेड टू इंड AS 32। नेक्स्ट इज योर इंड AS 33। इंड AS 33 क्या बताता है? EPS को, आपके अर्निंग पर शेयर को। सो अमेरिका में क्या है ना कि 100% अर्निंग पर शेयर है। अमेरिका में 100% EPS है, यानी कि आप 3 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपकी 3 रुपये अर्निंग होती है। 100% EPS है, यानी कि आपने 3 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने पे 3 रुपये वहाँ पे आपको प्रॉफिट और अर्निंग्स होती हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू योर 33, रिलेटेड टू योर EPS। क्लियर। फिर आपका आता है 36। इंड AS 36 किससे रिलेटेड है? ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट मतलब खराब हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, या लॉस हो जाना। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, या इसको बोलते हैं लॉस ऑफ एसेट्स। तो अगर आपकी सारी की सारी एसेट्स इम्पेयर हो जाए तो आपका प्रॉफिट का 36 का आंकड़ा हो जाएगा। तो अगर आपकी सारी एसेट्स, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपकी सारी एसेट्स इम्पेयर हो गई तो क्या होगा? आपका और प्रॉफिट का 36 का आंकड़ा हो जाएगा। आपका एंड प्रॉफिट का 36 का आंकड़ा हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा ना कि अगर सारी की सारी आंकड़ा हो जाएगा।
सारी के सारी यहाँ पे अगर हमारी एसेट्स इम्पेयर होगी तो प्रॉफिट कमाएंगे किससे हम लोग, काम ही किससे करेंगे, ठीक है। इन AS 37, इन AS 37 क्या बोलता है, प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स, यानी कि प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट मतलब आकस्मिक कोई भी आ जाती है कोई भी चीज़, तो कंटीजेंट एसेट से रिलेटेड बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ अभी 2020 में, कोरोना, टिड्डी दल आ गया, साइक्लोन्स आ गए, तो 2020 में पहला तो कोरोना, दूसरा टिड्डी दल भी आ गया था ना इंडिया में और सब जगह पे टिड्डी दल, और तीसरा साइक्लोन, इन तीनों ने मिलके क्या किया, लोगों के 7 फेरे रुकवा दिए। शादियां होने जा रही थी लेकिन लोगों के 7 फेरे रुकवा दिए, 7 फेरे रुकवा दिए। होने कहाँ दी इन्होंने, बेचारे ऐसे एडजस्ट करना पड़ा। सो इन तीनों ने मिलके लोगों के 7 फेरे यहाँ पे रुकवा दिए, ठीक है। तो इसको 37 पे याद रखेंगे, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट एसेट से आकस्मिक कुछ आ गया, ठीक है, पहले से इसका कुछ भी आभास नहीं था, अचानक से ही कुछ आ गया और ये सब सिचुएशन आ गई। इन AS 38 क्या बोलता है आपका, इनटेंजिबल एसेट, जिनको आप देख नहीं सकते हो, मतलब कि जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता, यानी कि जो इनटेंजिबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी कोरोना वायरस आ गया है, बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस की, तो 3 चीज़ों के बिना आप 8 कदम भी नहीं चल सकते, 3 चीज़ों के बिना। इन तीनों ने, पहले वाले ने तो मिलवा के आपके जो लोगों के, आपके नहीं सॉरी, लोगों के साथ फेरे रुकवा दिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों के बिना आप 8 कदम भी नहीं चल सकते। तो बताइए आप ज़रा कौन कौन सी चीज़ें की मैं बात कर रही हूँ, नहीं चल सकते। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मास्क की, सैनिटाइज़र की, और कैप लगा के यहाँ पे, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा गैप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कैप की हम बात कर रहे हैं, गैप की हम बात कर रहे हैं, जो मर्जी लगा लीजिए, पर आपको याद रखना है इन 3 चीज़ों के बिना हम 8 कदम भी नहीं चल सकते। और इन 3 चीज़ों को मतलब क्यों, क्योंकि हम इनटेंजिबल, कोरोना से यहाँ पे हम लोग डर रहे हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी हम उससे डर रहे हैं। तो जो इनटेंजिबल है लेकिन फिर भी हम उसके लिए प्रिकॉशंस यहाँ पे ले रहे हैं। So this is your IND AS 38. Now IND AS 40, अब तो बहुत बस 1-2 ही रह गए हैं आपके। IND AS 40 ये क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का बहुत इंटरेस्टिंग सा तरीका है। तोतला सेठ याद होगा आपको, हेरा फेरी में तोतला सेठ, तोतला सेठ इन हेरा फेरी क्या बोलता है, 40 लाख दे, 40 लाख दे। तो यहाँ पे तोतला सेठ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इन हेरा फेरी मूवी में वो क्या बोलता है, 40 लाख दे, 40 लाख दे। तो आपको याद रखना है इसको, तोतला सेठ से इन AS 40 से 40 लाख दे, 40 लाख दे, ठीक है। इसी तरह से इन AS 41 है आपका, इन AS 41 क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। खेती हम किससे करते हैं, देखिए पहले खेती किससे होती थी, पहले खेती होती थी बैलों से, ठीक है। अब खेती हम किससे कर रहे हैं, बैलों की जगह ले लिए ट्रैक्टर ने। तो बैलों के भी क्या होते थे, 4 पैर होते थे, तो ट्रैक्टर के भी 4 पहिए होते हैं यहाँ पे। तो 4 पैर या फिर 4 पहिए मिलकर क्या उगाते हैं, 1 बोरी अनाज, 1 बोरी अनाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको याद रखेंगे 41 को एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने ये जंग जीत ली है और हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के शॉर्टकट्स को यहाँ पे याद कर लिया है। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे क्विकली देखते हैं कि आपको वो याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ मेरी उम्मीद मत तोड़ देना यहाँ पे, और जो कुछ भी है थोड़ा बहुत तो आप इसको कनेक्शन को बना के रखिएगा। तो यहाँ पे हमने इनको याद करने के लिए, इन 3 के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इन 3 के लिए हमने यहाँ पे याद रखा। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ आपको, यहाँ पे 127 पिक, इसको याद रखेंगे, और 8 आ गई उसमें एरर्स, ठीक है। सो 1 है आपका P फॉर प्रेजेंटेशन, I फॉर इन्वेंट्री और C फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और मैं श्योरली बोल सकती हूँ अभी तक ऐसा हुआ कि इन 4 में से कोई ना कोई आपको वहाँ पे मिल ही गया है, और यहाँ पे कंफ्यूजन होना निश्चित है। तो आप इसको याद रखेंगे यहाँ पे 127 पिक,
के वर्ड से, और 8th को आप याद रखेंगे एरर से यहाँ पे, ठीक है। 10th क्या है, इवेंट अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इसको हमने क्या बात याद रखा था कि अमेरिका में रिपोर्टिंग टाइम कितना है, अमेरिका में रिपोर्टिंग टाइम, इससे हम याद रखेंगे इसको, अमेरिका में रिपोर्टिंग टाइम है 10। फिर आपका है 11, आप अमेरिका में क्या कर सकते हैं, 11 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। 12 का क्या, इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स, अमेरिका में टैक्स के रेट सुनकर आपके, अमेरिका में टैक्स के रेट सुनकर आपके चेहरे पे 12 बज जाएंगे। और 16 को क्या करना है, हमने 16 सोमवार के व्रत करने हैं, सो दैट हमारी शादी एक मिलेनियर से हो पाए, और मिलेनियर से हो पाए, और फिर लाइक कि हमें प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट यहाँ पे मिल जाए। दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर हमने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए काम किया कि बात क्या, एक एम्प्लॉई 9 घंटे काम करता है एम्प्लॉय बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए। फिर हमने 20 का देखा, 20 का हमने क्या देखा, 20 का हमने देखा कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट की 2020 में अमेरिका ने अपने सारा का सारा गवर्नमेंट ग्रांट्स खर्च कर दी कोविड से लड़ने के लिए, कोविड के लिए। फिर हमने 21 का देखा फॉरेन एक्सचेंज में कि 2021 में डॉलर के रेट कम होने वाले हैं क्योंकि कोविड आ गया था 2020 में। 23 का क्या है, बोरोइंग कॉस्ट की 2 रुपये आप बोरो करने जाएंगे ना अमेरिका के लोगों से, 2 रुपये बोरो करेंगे तो उनका दिल इतना बड़ा है कि वो आपको 3 रुपये दे देंगे, 3 रुपये दे देंगे। ये इसका हमने देखा यहाँ पे। फिर हमने देखा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की कि हर दूसरा व्यक्ति 4 बजे तक पार्टी करता है। क्या करता है, 4 बजे तक पार्टी करता है, 4 बजे तक पार्टी करता है अमेरिका में। तो इसको रिलेटेड पार्टी 27 सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंट के कि दो लोग साथ बैठकर, 7 को हमने डिनोट किया, 7 से 7 बैठकर अपनी अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट बना रहे हैं, 7 बैठकर अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे बना रहे हैं। फिर हमने 2 और 8 को इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर को याद रखा टाटा और स्टारबक्स से कि उन लोगों ने साथ में मिलकर कितना मुनाफा कमाया, 8 गुना मुनाफा। 2 लोग साथ मिलकर कितना मुनाफा कमा रहे हैं, 8 गुना मुनाफा कमा रहे हैं यहाँ पे। इन AS 29 को हमने देखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, जहाँ पे राहुल गांधी हर पैसा छापने की मशीन लगाकर 29 स्टेट्स में पैसा बांटेंगे जिसकी वजह से सब जगह पे इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर 32 को हमने याद रखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशंस पे कि 3, 2, 5 कर रहे हैं, 5 तरीकों से हम लोग सेविंग कर सकते हैं। 33 का अर्निंग पर शेयर है, अमेरिका में 100% EPS है। आप 3 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपने 3 रुपये इन्वेस्ट किए, सो आपको अर्निंग होती है वहाँ पे 3 रुपये की अर्निंग होती है, ठीक है। फिर आपका 34 का आता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और याद रखने का कोई तरीका नहीं, 4 + 3 = 7, 7 इंटरिम में भी कितने लेटर आ रहे हैं, इंटरिम में भी लेटर आ रहे हैं आपके 7, इस तरीके से हम याद रखेंगे। 36 का क्या है, 36 का आंकड़ा, इसको आपको याद रखना है, 36 का आंकड़ा। अगर आपकी सारी एसेट्स इम्पेयर हो जाएंगी तो आपका प्रॉफिट का हो जाएगा 36 का आंकड़ा। 37 का प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स, इनका 3 लोगों ने मिलकर जो आपका टिड्डी दल है और कोरोना है, साइक्लोन है, लोगों के 7 फेरे रुकवा दिए, ठीक है, 7 फेरे रुकवा दिए, ओके। फिर 38 का आएगा इंटेंजिबल एसेट्स। तो इन 3 चीज़ों के बिना तीन चीज़ों के बिना आप 8 कदम भी नहीं चल सकते, 3 चीज़ों के बिना 8 कदम नहीं चल सकते, इसको आप याद रखें क्योंकि आपको डर है इंटेंजिबल वायरस से, ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन आप उससे 8 कदम भी नहीं चल सकते, सो आप इसको याद रखेंगे। 40 का क्या, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, किससे याद रखेंगे, तोतला सेठ। कहाँ पे था तोतला सेठ, हेरा फेरी में। और 41 का एग्रीकल्चर, 4 पहिए हैं तो उससे हम क्या करते हैं, 1 बोरी अनाज पैदा करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मिशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो हमने होपफुली ये मिशन यहाँ पे पूरा कर लिया है, लेकिन मैं इस लेक्चर को ऐसे तो नहीं बंद करने वाली हूँ। हमेशा की तरह मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं आपके एग्ज़ाम में, सो मैं वो क्वेश्चंस को आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ। तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं यहाँ इस तरीके से कि आपको मैच द फॉलोइंग मिलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है,
इसको आप मैच कैसे करेंगे? तो फर्स्ट का तो आपको पता है, फर्स्ट का क्या है आपका? फर्स्ट का है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की आप यहाँ पे बात करें, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम यहाँ पे बात करें। फिर क्या था हमने क्या पढ़ा था? 127 पिक, ठीक है। सो ये पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है ऑल दो। सो हम इसको कैसे मैच करेंगे? 3 को हम मैच करेंगे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट से, पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये इंड एएस के हिसाब से नहीं है। तो ये कोई पुराना ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है। फिर यहाँ पे आएगा आपका इंड एएस 10 क्या रिप्रेजेंट करना। तो पहले हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। तो ये आप क्या आ रहे हैं? डी ऑप्शन में। सो आगे के आप एक आधा भी आपको आइडिया लग गया तो इस तरह से आपको ऑप्शन चूज़ करना है। ये क्वेश्चन मेरा पुट करने का यहाँ पे मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको देखिए, जो शुरू के हैं वो तो डेफिनेटली हमें आते हैं, जो बीच के हैं किसी किसी का निमोनिक हमारे दिमाग पे चढ़ गया वो भी हमें आता होगा। सो यहाँ पे 19 का क्या आएगा? 19 का आएगा आपका लीज का, ठीक है, लीज एंड अकाउंटिंग का। तो 10 का क्या बच गया? 10 का हमें आइडिया नहीं था, सो 10 का हमें अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स आ गया। सो इस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका तरीका रहेगा। ऑल दो ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, ये पुराने सिलेबस से क्वेश्चन है, अभी आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट आइडिया अगर आपको फिर भी आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप सॉल्व करेंगे कि देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पहले ही आती है, सो ये कहीं ना कहीं 3 नंबर पे आएगी, ठीक है। जो नए इंड एएस है उनके हिसाब से कैश फ्लो कहाँ आती है? कैश फ्लो आती है 127 पिक में आती है, यानी कि 7 में आपकी कैश फ्लो आती है, 2 में आपकी इन्वेंट्री आती है, 1 में आपकी इतनी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर अपने पुराने नहीं भी पढ़े तो जस्ट ऑन आइडिया बेसिस भी हम यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको इस ढंग से अप्लाई करना है कि हमने जो नहीं पढ़ा है उससे रिलेटेड भी हम एक एजुकेटेड गैस यहाँ पे लगा पाएंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 का आपका आएगा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 3 का कहीं ना कहीं कैश फ्लो आएगा। तो 10 का तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन हमें 19 का आइडिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 116 साल के दादाजी की और 17 साल के पोते की। नए में तो पुराने में कहीं ना कहीं ये इसके आसपास 19 ही आता है। सो 19 को हमने अटैच कर दिया यहाँ पे लीज से, और बच गया अभी आपका एक सिर्फ 10 अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। सो इस तरह के क्वेश्चन जो ये इस टाइप से हैंडल करने, मेरा सिर्फ बताने का मकसद इतना ही है। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा, और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको देख के अभी आप घबराएंगे नहीं और आपको ये अच्छे से याद भी हो गए होंगे। सो प्लीज़ मेरी उम्मीद मत तोड़ देना, इतनी मेहनत करके मैंने आज का ये लेक्चर आपके लिए बनाया है। तो इसको 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली निमोनिक आपके बोलते हैं ना, आपके जहन में गूंजने लगेंगे कहीं ना कहीं, और आप जैसे एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको ये श्योरली याद आएंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है एंड आपको ये मीनिंगफुल भी लगा है एंड इट्स वर्दी टू अटेंड दिस लेक्चर। सो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा प्लीज़ कि ये लेक्चर आप वो लोग ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।